आप सभी के माइंड में ये कन्फ्यूज़न चल रहा होगा कि सर आलू तो ज़मीन के अंदर होता है, एक्चुअली वो रूपांतरित तना होता है, और जो हम लोग हल्दी खाते हैं वो भी एक रूपांतरित तना है। ओल भी क्या है सर? रूपांतरित तना है। आप कहेंगे सर ये चीज़ याद कैसे रहेगा? तो भाई मेरे, अगर आप प्यार में हो और अगर अगला आदमी आपको ताना मार दे तो आपको क्या होगा सर? आंसू आना शुरू हो जाएगा। तो आप इस चीज़ को ऐसे रिलेट करके याद रख सकते हो कि प्यार में ताना मारने पर आंसू आ जाता है। भाई रोना मत, बस आपको याद करने के लिए मैंने ये बताया है। अब देखो कि ये प्यार से आप प्याज याद रख लेना, एक चीज़ तो आपको याद रह जाएगा। दूसरा, यहाँ पे आंसू जो है, इस आ से आप आलू याद रख सकते हो, अदरक याद रख सकते हो, या फिर ओल याद रख सकते हो। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार ऑनलाइन स्टडी ऑफिशियल में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश, और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं अपने रैंडम रिवीजन सेशन की। जी हाँ दोस्तों, हम लोगों ने इससे पीछे के वीडियो सेशन में, यानी कि रैंडम रिवीजन सेशन के पहले वीडियो में फिजिक्स के 15 इंपॉर्टेंट वन लाइनर को डिस्कस करा था। दोस्तों आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग बायो के 15 इंपॉर्टेंट वन लाइनर को डिस्कस करेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए बिना अपने समय को गंवाए हुए शुरू करते हैं आज के इस सेशन की, और देखते हैं एग्जाम रेलेवेंट क्या कुछ सीख पाते हैं। आपका जो पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पॉइंट नंबर 1, क्या पूछा जा रहा है आपसे पूछा जा रहा है कि कंकाल किस प्रकार का उत्तक है। जी हाँ दोस्तों, आपके एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपके बॉडी का जो स्केलेटन सिस्टम होता है ये किस प्रकार का उत्तक होता है। आप सभी कहेंगे कि सर स्केलेटन सिस्टम संयोजी उत्तक होता है। स्केलेटन सिस्टम क्या होता है सर? संयोजी उत्तक होता है। और ध्यान में रखिएगा, संयोजी उत्तक को ही हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो सर इसी को हम लोग कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। अब आप सभी कहेंगे कि सर कनेक्टिव टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं? क्योंकि हम लोग कभी कभी ये पढ़ते हैं कि बोन, हड्डी भी संयोजी उत्तक है, और जो ब्लड है, रक्त है, वो भी संयोजी उत्तक है। तो ध्यान में रखिएगा, जो कनेक्टिव टिश्यू होता है ये 3 प्रकार के होते हैं। संयोजी उत्तक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? तो पहला होता है आपका एरोलर टिश्यू। आप कहेंगे इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? तो मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा, एरोलर टिश्यू का जो एग्जाम्पल होता है वो होता है आपका एडिपोज टिश्यू, जिसको हम लोग बसा उत्तक बोलते हैं। साथ ही साथ जो आपका वाइट टिश्यू है, ये किसका एग्जाम्पल होता है? तो सर ये एरोलर टिश्यू का एग्जाम्पल होता है, और ये है क्या? तो कनेक्टिव टिश्यू है। आप कहेंगे ये वाइट टिश्यू कहाँ मिलता है? तो वाइट टिश्यू हमारे ब्रेन में मिलता है। तो पहला आप ध्यान में रखेंगे कनेक्टिव टिश्यू का उदाहरण एरोलर टिश्यू। आप कहेंगे दूसरा क्या होता है? तो ध्यान में रखिएगा, जो आपका स्केलेटन सिस्टम होता है, या इसी को हम लोग स्केलेटल टिश्यू कहते हैं, यानी कि कंकाली उत्तक कहते हैं। आप कहेंगे कंकाली उत्तक और कौन सा हो सकता है? तो ध्यान में रखिएगा, स्केलेटल टिश्यू का 2 एग्जाम्पल है। पहला तो आपका बोन, जिसको हम लोग हड्डी बोलते हैं, साथ ही साथ जो कार्टिलेज होता है, जिसको हम लोग उपास्थि बोलते हैं, ये दोनों ही किसके उदाहरण है सर? तो सर ये दोनों ही स्केलेटल टिश्यू के उदाहरण हैं। तीसरा आपका कनेक्टिव टिश्यू होता है फ्लूइड टिश्यू। तीसरा आपका कनेक्टिव टिश्यू कौन सा होता है? फ्लूइड टिश्यू, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? तो सर इसको हिंदी में हम लोग तरल उत्तक कहते हैं। आप कहेंगे इसका एग्जाम्पल, तो जो हम लोग बार बार याद करते रहते हैं कि ब्लड जो है वो एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू है, तो ये किस प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू है? तो सर ये फ्लूइड टिश्यू है, यानी कि तरल उत्तक है। तो तरल उत्तक का आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं सर रक्त। क्या है सर? एक प्रकार का संयोजी उत्तक है, जो कि फ्लूइड फॉर्म में रहता है, यानी कि लिक्विड फॉर्म में रहता है। तो आप इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखेंगे। कनेक्टिव टिश्यू 3 प्रकार के होते हैं, एरोलर टिश्यू, स्केलेटल टिश्यू और फ्लूइड टिश्यू। एरोलर टिश्यू में कौन कौन आ जाएगा? तो सर एडिपोज टिश्यू, व्हाइट टिश्यू, WBC, ये सब के सब किस में आ जाएंगे? तो सर ये सब के सब एरोलर टिश्यू के एग्जाम्पल हो जाएंगे, जो कि एक कनेक्टिव टिश्यू है। स्केलेटल टिश्यू में कौन आ जाएगा? तो बोन और कार्टिलेज, हड्डी और उपास्थि, या बोन को हम लोग हिंदी में अस्थि कहते हैं और कार्टिलेज को उपास्थि। तो अस्थि और उपास्थि दोनों ही क्या है सर? संयोजी उत्तक है। नेक्स्ट फ्लूइड टिश्यू में आप रक्त का एग्जाम्पल ले सकते हैं। आपका जो अगला पॉइंट है, पॉइंट नंबर 2, क्या पूछा जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है कि पेशियों का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है?
मेरे मित्र ये चीज़ तो हम सबों को याद रहता है कि रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन के चलते होता है। जब कभी आपसे ये पूछ दिया जाता है कि पेशी यानी कि मसल्स, मांस का लाल रंग किसके चलते होता है, तो हम सभी कंफ्यूज होते रहते हैं। तो आज से कंफ्यूज नहीं होना है, हमेशा ध्यान में रखेंगे कि पेशियों का लाल रंग जो है ये मायोग्लोबिन के चलते होता है। किसके चलते होता है सर? मायोग्लोबिन के चलते होता है। ध्यान में रखिएगा कि आपका जो मसल्स है वो भी एक प्रकार का टिश्यू है, एनिमल टिश्यू के अंतर्गत आता है, और इसको हम लोग क्या कहते हैं? पेशी ऊतक कहते हैं, मस्कुलर टिश्यू कहते हैं। आपके एग्जाम में कभी कभी ये चीज़ भी पूछ लिया जाता है कि आपके बॉडी में टोटल मसल्स की संख्या कितनी होती है। तो आप सभी ध्यान में रखना कि आपके बॉडी में टोटल मसल्स की संख्या 639 है। अच्छा, कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि जो मांसपेशी में गतिशीलता या संकुचनशीलता होती है, जो आपका मांसपेशी मसल्स जो है वो कभी मूव करता है या फिर कभी संकुचित हो जाता है, ये किसके चलते होता है? तो ध्यान में रखिएगा, मांसपेशी में संकुचनशीलता और गतिशीलता मायोसिन के चलते होता है। किसके चलते होता है? मायोसिन के चलते होता है। तो यहाँ से आपका 3 क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाता है। पहला तो ये कि पेशियों का लाल रंग किसकी उपस्थिति के चलते होगा, तो मायोग्लोबिन के चलते होगा। दूसरा क्वेश्चन, हमारे शरीर में कुल पेशियों की संख्या कितनी है? 639। पेशी क्या है? तो आप कहेंगे ये मस्कुलर टिश्यू यानी कि पेशी ऊतक का उदाहरण है। तीसरा, जो आपका पेशी होता है यानी कि मसल्स होता है, उसमें संकुचनशीलता और गतिशीलता किसके चलते होती है? तो मायोसिन के चलते होती है। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है, पॉइंट नंबर 3, बड़ा ही आसान सा सवाल और आप सभी इस चीज़ को जानते हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि जांघ की अस्थि क्या कहलाती है। जी हाँ, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। तो आप सभी झट से नाम लेते हैं फीमर का। तो मेरे मित्र, ये फीमर कहाँ पे पाया जाता है? तो आपके जांघ में पाया जाता है। तो आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जांघ की अस्थि निम्नलिखित में से कौन है। तो आप सभी क्या कहेंगे? सर फीमर। क्या कहेंगे सर? फीमर। और ध्यान में रखेंगे ये सबसे लंबी हड्डी भी बोला जाता है। और साथ ही साथ अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, तो आपके कान का जो स्टेपिस हड्डी होता है वो सबसे छोटा हड्डी होता है। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है, पॉइंट नंबर 4, आपसे पूछा जा रहा है कि मेनिंजाइटिस रोग प्रभावित करती है। जी हाँ, जब आपको मेनिंजाइटिस हो जाता है तो बहुत ज़्यादा माथा दर्द करता है, बुखार आ जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेनिंजाइटिस रोग किसको प्रभावित करती है। आप सभी ध्यान में रखेंगे कि मेनिंजाइटिस रोग मस्तिष्क को प्रभावित करती है। मेनिंजाइटिस रोग किसको प्रभावित करती है सर? मस्तिष्क को प्रभावित करती है। और साथ ही साथ अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि हम लोग का जो ब्रेन है, मस्तिष्क है, ये कितने पार्ट में बटा हुआ है, आप सभी ध्यान में रखेंगे कि हम लोग का ब्रेन 3 पार्ट में बटा हुआ है। हम लोग कहते हैं कि पहला होता है फोर ब्रेन, दूसरा होता है मिड ब्रेन और तीसरा होता है हिंड ब्रेन। तो आप इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा कि मस्तिष्क 3 भाग में बटा हुआ है। पहला फोर ब्रेन, दूसरा आपका मिड ब्रेन और तीसरा आपका हिंड ब्रेन। नेक्स्ट है 5वें नंबर में कि प्रकृति का रडार कहलाता है। जी हाँ, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एनिमल प्रकृति का रडार कहलाता है। आप सभी ध्यान में रखना कि चमगादड़ जो होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं सर? चमगादड़ को हम लोग प्रकृति का रडार कहते हैं। आप कहेंगे सर क्यों कहते हैं? तो आप सबों को मालूम है कि चमगादड़ एक ऐसा प्राणी है जो अपना भोजन खोजने के लिए किसका यूज़ करता है? तो सर इकोलोकेशन का यूज़ करता है। यानी कि रात के समय में जब चमगादड़ निकलता है तो ये अपने भोजन को खोजने के लिए किसका यूज करता है? इकोलोकेशन यानी कि प्रतिध्वनि का यूज करता है। प्रतिध्वनि में क्या होता है कि ये आवाज़ निकालता है और अगर कोई फूड वगैरह या कोई चीज़ इसके आसपास में रहता है तो वो आवाज़ टकरा करके इसके कान तक पहुंच जाता है। तो आवाज़ का टकरा करके फिर से श्रोता के पास आ जाना, इसी को हम लोग प्रतिध्वनि कहते हैं। और ये जो आपका प्रक्रिया है ये जनरली कहाँ पे होता है? तो आप कहेंगे सर रडार में होता है। और इसी चीज़ का यूज़ कौन करता है? चमगादड़ करता है। इसीलिए हम लोग प्रकृति का रडार किसको बोलते हैं? चमगादड़ को बोलते हैं। ध्यान में रखिएगा, आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा बार ये चीज़ पूछा गया है कि रडार का फुल फॉर्म क्या होता है। तो पहले तो ध्यान में रखिएगा कि रडार को हम लोग RADAR ऐसे भी लिखते हैं। किस में सर? इंग्लिश में। तो जब आपसे ये पूछा जाए कि रडार का फुल फॉर्म क्या होता है तो आप सभी ध्यान में रखना, रडार का फुल फॉर्म रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग होता है। रडार का फुल फॉर्म रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग होता है। तो आप चाहें तो इस चीज़ को नोट डाउन भी कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आप यहाँ तक के पॉइंट को समझ पाए होंगे। आइए कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। आपका जो अगला पॉइंट है, पॉइंट नंबर 6, क्या पूछा जा रहा है आपसे पूछा जा रहा है कि दूध को दही में अस्कंदित करने वाला एंजाइम है।
जी हाँ, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि दूध से जो दही बनता है वो किस एंजाइम के चलते बनता है, या दूध को कौन सा एंजाइम दही में जमा देता है। मेरे मित्र, आप सभी ध्यान में रखिएगा कि दूध को अस्कंदित करने वाला एंजाइम जो होता है वो होता है सर रेनिन। क्या होता है? रेनिन। ध्यान में रखिएगा, आपके एग्जाम में कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि दही खट्टा लगता है किसके चलते, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि दही में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो सर दही में लैक्टिक एसिड पाया जाता है, यानी कि लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, और इसी के चलते दही आपको क्या लगता है सर? खट्टा लगता है। आपके एग्जाम में कभी कभी ये भी सवाल पूछा जाता है कि कैल्शियम की प्रचुर मात्रा किसमें उपस्थित होता है। आप सभी ध्यान में रखेंगे कि दूध में कैल्शियम की प्रचुर मात्रा उपस्थित होती है। कैल्शियम की प्रचुर मात्रा किसमें उपस्थित होती है? तो सर दूध में उपस्थित होती है। तो यहाँ से आपका 3 क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। पहला, कैल्शियम की प्रचुर मात्रा निम्नलिखित में से किसमें उपस्थित होती है? आप कहेंगे दूध में सर। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि दूध को दही में अस्कंदित करने वाला एंजाइम कौन सा है? आप कहेंगे रेनिन। और दही खट्टा लगता है किसके चलते? तो सर लैक्टिक एसिड के चलते, लैक्टिक अम्ल के चलते। आपके एग्जाम में कभी कभी ये चीज़ भी पूछ लिया जाता है कि दूध की शुद्धता का माप किससे किया जाता है, या दूध की शुद्धता को मापने वाला यंत्र कौन सा है। आप सभी ध्यान में रखेंगे कि दूध की शुद्धता को हम लोग लैक्टोमीटर से मापते हैं। किससे मापते हैं सर? लैक्टोमीटर से। आप चाहें तो इस चीज़ को नोट डाउन भी कर सकते हैं कि दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है, तो सर लैक्टोमीटर से मापी जाती है। किससे मापी जाती है? लैक्टोमीटर से मापी जाती है। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है, पॉइंट नंबर 7, क्या पूछा जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है कि शरीर का वह अंग जिससे पानी, वसा तथा विभिन्न अपचय अपशिष्ट उत्सर्जित होते रहते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि शरीर का वह अंग कौन सा है जिससे विभिन्न तरह के अपशिष्ट पदार्थ उत्सर्जित होते रहते हैं। आप सभी ध्यान में रखिएगा कि आपके बॉडी में जो किडनी है, जिसको आप वृक्क बोलते हैं, ये आपका उत्सर्जी अंग कहलाता है, और इसी से विभिन्न तरह के उत्सर्जी पदार्थ आपके बॉडी से बाहर निकलते रहते हैं। मेरे मित्र, आप सभी के एग्जाम में कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि किडनी का अध्ययन क्या कहलाता है। ध्यान में रखिएगा, वृक्क को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? किडनी कहते हैं। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि किडनी का अध्ययन क्या कहलाता है। आप सभी ध्यान में रखना कि किडनी का अध्ययन नेफ्रोलॉजी कहलाता है। किडनी का अध्ययन क्या कहलाता है सर? नेफ्रोलॉजी कहलाता है। ध्यान में रखिएगा, आपके एग्जाम में एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से वृक्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। जी हाँ, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है, और हाल फिलहाल जो एनटीपीसी का एग्जाम हुआ है उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से वृक्क का संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कौन सा है। आप सभी ध्यान में रखेंगे कि वृक्क का संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कौन सा होता है, तो सर नेफ्रॉन होता है। और इससे आप इसको रिलेट भी कर सकते हैं कि वृक्क में नेफ्रॉन पाया जाता है, और वृक्क के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? नेफ्रोलॉजी कहते हैं। इस चीज़ को आप आसानी से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है, पॉइंट नंबर 8, आपसे क्या पूछा जा रहा है कि आलू, प्याज, लहसुन, अदरक, ओल, हल्दी में खाने योग्य भाग है। जी हाँ, आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से आलू का खाने योग्य भाग है, या फिर क्वेश्चन आपका रहता है कि निम्नलिखित में से प्याज का खाने योग्य भाग है। आप सभी ध्यान में रखना कि आलू, प्याज, लहसुन, अदरक, ओल और हल्दी, इन सभी का जो खाने योग्य भाग होता है वो क्या होता है? तो सर इसका तना होता है, यानी कि स्टेम होता है। मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा, आप सभी के माइंड में ये कन्फ्यूज़न चल रहा होगा कि सर आलू तो ज़मीन के अंदर होता है, एक्चुअली वो रूपांतरित तना होता है, और जो हम लोग हल्दी खाते हैं वो भी एक रूपांतरित तना है। ओल भी क्या है सर? रूपांतरित तना है। आप कहेंगे सर ये चीज़ याद कैसे रहेगा? तो भाई मेरे, अगर आप प्यार में हो और अगर अगला आदमी आपको ताना मार दे तो आपको क्या होगा सर? आंसू आना शुरू हो जाएगा। तो आप इस चीज़ को ऐसे रिलेट करके याद रख सकते हो कि प्यार में ताना मारने पर आंसू आ जाता है। भाई रोना मत, बस आपको याद करने के लिए मैंने ये बताया है। अब देखो कि ये प्यार से आप प्याज याद रख लेना, एक चीज़ तो आपको याद रह जाएगा। दूसरा, यहाँ पे आंसू जो है, इस आ से आप आलू याद रख सकते हो, अदरक याद रख सकते हो, या फिर ओल याद रख सकते हो।
तो आपका आलू, अदरक, ओल और प्याज, ये चीज़ यहाँ पे हो गया। आप कहेंगे सर इसका तो खाने योग्य भाग ताना होता है। अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि प्यार में अगर कोई ताना मार देगा तो आपको आंसू आना शुरू हो जाएगा। तो प्यार में ताना मारेगा तो इस ताना से आप तना याद रख लेना। तो आप इस चीज़ को आसानी से याद रख सकते हो कि आलू, अदरक, ओल और प्याज, इन चारों का जो खाने योग्य भाग है वो कौन सा है सर? तना है। बाकी हल्दी आप सभी रटते रहते हैं। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है, पॉइंट नंबर 9, आपसे क्या पूछा जा रहा है कि विटामिन जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं पाया जाता है। मेरे मित्र, आप सभी हमेशा ध्यान में रखेंगे कि जो आपका विटामिन सी है ये किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं पाया जाता है। ध्यान में रखिएगा, विटामिन सी का ही रासायनिक नाम क्या होता है? तो सर इसी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल होता है, यानी कि एस्कॉर्बिक एसिड होता है। तो आपके एग्जाम में ये भी सवाल पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से एस्कॉर्बिक एसिड का कौन सा उदाहरण है? तो आप सभी कहेंगे विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड का उदाहरण है। आप सभी के मन में सवाल उठेगा कि सर विटामिन का खोज किसने किया? तो ध्यान दीजिएगा कि जब हम लोगों को किसी विटामिन की कमी हो जाती है तो डॉक्टर अपने प्रिस्क्रिप्शन में लिखता है कुछ विटामिन के टैबलेट। आप सभी उसको क्या करते हैं? खाते हैं। तो आप इसको ऐसे समझिए कि आपको कोई विटामिन की कमी हो गई और डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने आपको कुछ विटामिन का टैबलेट लिख दिया और आप उसको क्या करते हैं सर? खाने के बदले फांक लेते हैं। यहाँ पे फांक जाने से आप याद रखिएगा कि विटामिन का खोज किसने करा? फंक नामक वैज्ञानिक ने करा। मेरे मित्र, आप ये भी ध्यान में रखना, विटामिन दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका जल में घुलनशील विटामिन और एक होता है आपका वसा में घुलनशील विटामिन। ध्यान में रखेंगे कि विटामिन के, डी, ई और आपका जो ए है ये सभी क्या हैं? वसा में घुलनशील विटामिन है। और जो आपका विटामिन बी और सी है ये जल में घुलनशील विटामिन है। तो आप इस चीज़ का भी ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है, पॉइंट नंबर 10, आपसे क्या पूछा जा रहा है कि पदार्थ जिसकी उपस्थिति से मूत्र का रंग पीला होता है। जी हाँ, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है और सीधे सीधे आता है। निम्नलिखित में से किसके उपस्थिति के चलते यूरिन का कलर पीला होता है? आप सभी ध्यान में रखना कि यूरोक्रोम के उपस्थिति के चलते, यूरोक्रोम के उपस्थिति के चलते मूत्र का रंग क्या होता है सर? पीला होता है। आपके एग्जाम में कभी कभी ये सवाल पूछा जाता है कि पहला कार्बनिक यौगिक निम्नलिखित में से किससे संश्लेषित किया गया? आप सभी ध्यान में रखना, पहला कार्बनिक यौगिक किससे संश्लेषित किया गया सर? यूरिन से, यानी कि मूत्र से संश्लेषित किया गया। आपके एग्जाम में एक और सवाल यहीं से पूछ लिया जाता है, यूरिन से सर्वप्रथम यूरिया को संश्लेषित करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? तो आप सभी ध्यान में रखना, बोहलर ऐसे पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने सबसे पहले यूरिया को यूरिन से प्रयोगशाला में संश्लेषित किया था। उम्मीद करते हैं यहाँ तक के पॉइंट को आप समझ पाए होंगे। आइए कुछ और भी इस तरह के इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके इन सारी चीज़ों को नोट डाउन कर सकते हैं। आपका जो अगला पॉइंट है, पॉइंट नंबर 11, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि किसी जीवित देह के भीतर कोशिका या ऊतक की मृत्यु को कहते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किसी जीवित बॉडी के अंदर जब कोशिका या ऊतक डेड हो जाता है तब हम लोग उसको क्या बोलते हैं? आप सभी ध्यान में रखना कि किसी भी लिविंग बॉडी के अंदर जो सेल और टिश्यू आपका डेड हो जाता है उसको हम लोग न्यूट्रोफोलिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? न्यूट्रोफोलिया बोलते हैं। तो आपके एग्जाम में ये सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप सभी इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखेंगे कि किसी भी जीवित शरीर के अंदर मरे हुए कोशिका और ऊतक को हम लोग क्या कहेंगे? न्यूट्रोफोलिया कहेंगे। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है, पॉइंट नंबर 12, आपसे क्या पूछा जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है कि बेरी-बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? बहुत ही ज़्यादा बार ये क्वेश्चन आपके एनटीपीसी एग्जाम में पूछा गया था। आप सभी कंफ्यूज होते रहते हैं कि सर बेरी-बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होगा? तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे बेरी-बेरी 2 बार है। बेरी-बेरी क्या है सर? 2 बार है। और आप देख रहे हैं कि दोनों में ही पहले क्या आ रहा है सर? बी आ रहा है। तो आप सभी ध्यान में रख लेना कि बेरी-बेरी रोग जो है ये विटामिन बी की कमी से होता है। किससे होता है? विटामिन बी के कमी से होता है। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है, पॉइंट नंबर 13, आपसे क्या पूछा जा रहा है कि मानव के कुल रक्त आयतन में प्लाज्मा का परसेंटेज लगभग होता है। आपके एग्जाम में ये सवाल भी पूछा जाता है कि मानव के कुल रक्त आयतन में प्लाज्मा का लगभग कितना % होता है? आप सभी ध्यान में रखना कि हमारे रक्त में प्लाज्मा जो है ये 55% होता है। कितना होता है सर? 55%। साथ ही साथ जो ब्लड कर्पल्स होते हैं, यानी कि जो आपका रुधिर कणिका होता है, जो आपका
रुधिर कणिका होता है, जिसको आप इंग्लिश में ब्लड कर्पसेल्स बोलते हैं, तो ये रुधिर कणिकाएं कितने परसेंट होती है? तो सर 45% होती है। आप कहेंगे रुधिर कणिकाएं कौन कौन से हैं? तो भाई मेरे आप सबों को मालूम है कि जो आपका आरबीसी है और जो डब्ल्यूबीसी है और जो आप प्लेटलेट्स याद करते रहते हैं, ये सब के सब क्या कहलाते हैं सर? सर ये सब के सब ब्लड कर्पसेल्स कहलाते हैं, रुधिर कणिकाएं कहलाते हैं। ध्यान में रखिएगा, आरबीसी को हम लोग रेड ब्लड कर्पसेल्स बोलते हैं और डब्ल्यूबीसी को हम लोग व्हाइट ब्लड कर्पसेल्स बोलते हैं। आरबीसी को हिंदी में लाल रक्त कोशिका बोलते हैं और डब्ल्यूबीसी को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं सर? श्वेत रक्त कोशिका बोलते हैं। ध्यान में रखिएगा, डब्ल्यूबीसी को हम लोग अपने बॉडी का क्या कहते हैं सर? सोल्जर कहते हैं, क्योंकि ये आपके बॉडी में एंटीबॉडी को बनाता है, यानी कि रोग से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। साथ ही साथ आप ये भी ध्यान में रखेंगे कि जो रक्त है उसका लाल रंग किसके चलते होता है? तो सर हीमोग्लोबिन के चलते होता है। और हीमोग्लोबिन कहाँ रहता है? तो सर इसी आरबीसी में रहता है। नेक्स्ट, आपके एग्जाम में कभी कभी ये सवाल भी पूछ लिया जाता है कि प्लाज्मा में वाटर की परसेंटेज कितनी होती है? तो आप सभी ध्यान में रखना कि प्लाज्मा में वाटर जो है वो 90% होता है। प्लाज्मा में वाटर कितना होता है? 90%। और जो आपका शेष 10% होता है, उस 10% में क्या रहता है? तो सर उस 10% में प्रोटीन रहता है। तो ये सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप इन सारे बातों का ख्याल रखेंगे। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है, पॉइंट नंबर 14, बहुत ही आसान सा चीज़ कि लिटमस प्राप्त होता है। आप सबों को मालूम है कि लिटमस जो है ये लाइकेन से प्राप्त होता है। कहाँ से प्राप्त होता है सर? लाइकेन नामक पौधा से प्राप्त होता है। और आपके एग्जाम में सवाल पूछा जाता है कि लाइकेन जो है ये किस वर्ग का पौधा है? आप सभी ध्यान में रखना कि लाइकेन जो है ये थैलोफाइटा वर्ग का पौधा है। थैलोफाइटा वर्ग का पौधा है। इससे क्या बनता है सर? लिटमस बनता है। लिटमस क्या है? तो सर लिटमस को हम लोग अम्ल या क्षार सूचक बोलते हैं, या फिर आप ये कह सकते हैं कि सर लिटमस से ही अम्ल और क्षार का सूचक बनाया जाता है। आप सभी ध्यान में रखना कि जो आपका लाल लिटमस नीला हो जाता है वो किसके चलते सर? बेस के चलते। और जो आपका नीला लिटमस लाल हो जाता है वो किसके चलते सर? एसिड के चलते। आपका जो अगला पॉइंट है 15 नंबर, क्या पूछा जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है कि भारत के राष्ट्रीय प्राणी का वैज्ञानिक नाम है। आप सभी कंफ्यूज होते रहते हैं कि राष्ट्रीय प्राणी का वैज्ञानिक नाम पूछ दिया। भाई मेरे आप सबों को मालूम है कि भारत का राष्ट्रीय प्राणी किसको बोला जाता है? आप कहेंगे सर बाघ को बोला जाता है, यानी कि टाइगर को बोला जाता है। और मैंने इससे पहले भी कई दफ़ा आप सबों को बताया है कि टाइगर का वैज्ञानिक नाम क्या होता है। तो सर टाइगर का वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टाइग्रिस होता है। टाइगर का वैज्ञानिक नाम क्या होता है सर? पैंथेरा टाइग्रिस होता है। तो जो आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि भारत के राष्ट्रीय प्राणी का वैज्ञानिक नाम क्या है, आप सभी क्या कहेंगे? पैंथेरा टाइग्रिस। मेरे मित्र उम्मीद करते हैं यहाँ तक के जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे उन सारे को आप आसानी से समझ पाए होंगे। अब इस पॉइंट के आधार पर आपसे किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछ लिया जाए तो आप उसका जवाब भी आसानी से दे पाएंगे। साथ ही साथ उम्मीद ये भी करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और हाँ, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उस वीडियो को सबसे पहले देख पाएँ। मिलते हैं फिर अगले वीडियो सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।